देखो तो सही है। चलिए भैया, तो देखो तुम सब पहले एक चीज सुनो कि मॉर्निंग में तुम सबका क्या पढ़ा होता था, सुबह में क्या पढ़ाया होता था। तो याद रखना भैया, होता था तुम्हारा मैथ्स पढ़ाई। लेकिन आज होगा, आज से क्या होगा, SST यानी कि बोले तो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। अब इसका रीजन क्यों है, क्या है, तो देखो हम मैथ में कितने चैप्टर को कंप्लीट करवा दिए, 2 चैप्टर। अब ये 2 चैप्टर का तुमको ऑब्जेक्टिव और दूसर का में क्या हो जाता, सब्जेक्टिव करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का अगर बुक नहीं है तो कृपया करके बुक ले लो। जैसे कि तुम्हारे पास फोन आ गया, अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव का बुक नहीं तो तुम कृपया करके बुक ले लो। अगर तुमको जैसे कि दुकान उकान में जाएगा तो अभी बोलेगा कि अभी ऑब्जेक्टिव का बुक नहीं मिलता, तो बोलना कि हमको पिछले साल वाला दीजिए। अब पिछले साल वाला बुक का आकर तुम क्या करो, ले लो। अन्यथा तुमसे ऊपर जो बड़ा भैया, जो तुम्हारा पढ़ा बड़ा भैया, दीदी, बहन, जिसके पास जो भी होगा, उससे बोलो भैया अपना ऑब्जेक्टिव का बुक हमको दे दो। अब उसमें क्या करना कि भैया मैथ का जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और क्या है, बहुपद, ये दोनों से तुम ऑब्जेक्टिव का पूरा प्रैक्टिस करो। दूसरा का, तुम्हारे पास मैथ का बुक है, हम बहुत सारे होमवर्क दिए जिसमें सब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन को तुमको क्या करना, प्रैक्टिस, क्या करना, प्रैक्टिस, जिससे मैं तुम सबका टेस्ट लूंगा। समझा या नहीं, क्या लूंगा, टेस्ट। अगर ये टेस्ट में अच्छी नंबर आया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर समझ लो कि क्या होगा तुम्हारा भैया। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो पहले हम मैथ को हल्का सा छोड़ देते हैं, तब तक तुम सब तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, और जो जो तुम सबको पूछना है हमसे पूछो। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा हिसाब अलग तरह से भी रहता है, तुम सब आराम से पूछो। ऐसे जैसे कि हम बताएं उस दिमाग, अगर नोट्स अच्छी से बनाया होगा तो तुमको जानते हैं दिक्कत कहीं पर ऑब्जेक्टिव बनाने में नहीं होगा। लेकिन फिर भी अभी ऑब्जेक्टिव को क्या करो, तुम सब डेली बनाओ, घर से बनाना, और जो नहीं बनेगा उसको टिक मार के लाना, मेरे पास पूछना। समझ में बात आ रहा है कि नहीं। जो नहीं बनेगा उसको टिक मार के मेरे पास लेकर आना, हम बता देंगे वास्तविक संख्या भी और बहुपद का भी, और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरे पास लाना, उसको हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो वो 2 मिनट काम है, हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्या पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, जिसको हम सब बोलते हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी कि SST, समझा। सामाजिक विज्ञान तुम सबको बताए थे कि भैया विज्ञान क्या होता, किसी चीज के बारे में सीखना क्या कहलाता, विज्ञान। यहाँ पर देखो सामाजिक मतलब क्या होता, समाज के बारे में अध्ययन, समाज का अध्ययन क्या कहलाता, सामाजिक विज्ञान कहलाता। खत्म वाली बात, यानी कि समाज की विचारधाराओं, समाज के सोच, समाज के द्वारा किए गए कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें कितने बुक आते हैं भैया, टोटल 4 बुक आता है। सबसे पहला जो आएगा आपका इतिहास, ठीक है। दूसरा का आएगा आपका भूगोल, तीसरा का आएगा आपका राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र भी बोल सकते हो, राजनीतिक शास्त्र। दूसरा आएगा, सॉरी, चौथा आएगा अर्थशास्त्र। समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक और आता है जिसका नाम है आपदा प्रबंधक। तो ये भूगोल में ही तुमको, आपदा प्रबंधक, ये तुमको भूगोल में ही दिया रहेगा, उसी में तुमको कंप्लीट हम करवा देंगे, उसको टेंशन नहीं लो। इंग्लिश में इसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। समझ में बातें आई कि नहीं। इतिहास में क्या पढ़ेंगे, नाम से ही चल रहा है भैया कि इतिहास मतलब बीता हुआ समय के बारे में पढ़ेंगे। बीता हुआ समाज के बारे में बोल सकते हो या समय के बारे में बोल सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी है वो, बीता हुआ समय के बारे में। हालांकि जब क्लास 11th या 12th में जाओगे तो तुमको फिर बोलेगा कि इतिहास 3 प्रकार के, एक वर्तमान, भूत, भविष्य, तो वो पर हम नहीं जाएंगे। हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग बोल लेंगे भैया, क्लास 10th में हम जितना भी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे वो बीता हुआ समय का रहेगा। यानी कि हमारे पूर्वजों, जैसे गांधी जी, गांधी जी हमारे देश को कैसे आजाद दिलवाए थे। ये बीता हुआ समय है कि आने वाला समय है, तो बीता हुआ समय है। तो गांधी जी हमारे देश को आजाद कैसे दिलवाए। समझ में आया कि नहीं। राष्ट्रवाद की भावना पहले कैसे पनपा, कहां से पनपा, फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद की भावना पनपा, फ्रांस में जो फ्रांस को आजादी कैसे मिली, ये सब के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे इसमें। आइए भूगोल में क्या पढ़ेंगे सर जी, तो भूगोल में याद रखना, जैसे कि होता है ना, जल, पृथ्वी पर कितना जल है। पृथ्वी पर तुम सबको पता कि पृथ्वी पर 90% क्या है, जल है, और 10% पर क्या, हम सब मनुष्य हैं। इस सब के बारे में। धान, धान की खेती कैसे की जाती है, धान के मतलब ये खेती करने के लिए कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सा मौसम चाहिए। अगर चाय का तुमको खेती करना है तो कौन सा मौसम में चाय का उपजा मतलब होना कौन सा समय में
मतलब चाय का रोपण होता है, कौन सा रोपण फसल है, कौन सा रबी फसल है, कौन सा खरीफ फसल है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ई बिजली जो होता है, ई बिजली मतलब पानी से कैसे बनता है, बांध जो बांध होता है ना, बांध साथ ही देखा होगा बड़ा बड़ा नदी में, बड़ा बड़ा गंगा जी में क्या अथी बांधा जाता है, बांध रहता है, वो बांध क्या क्या काम करता है, कजा कजी कहाँ पर कौन सा बांध है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल कहाँ बनता है, कहाँ से निकाला जाता है, वो सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे। और राजनीतिक शास्त्र में इसको पॉलिटिकल मुख्य मतलब जैसे मान लो एक नगर निगम का क्या काम होता है, वार्ड जी के क्या काम होता है, मुख्यमंत्री का कितना वेतन होता है, कितना काम होता है, मुख्यमंत्री क्या क्या कर सकता है, ये सब के बारे में हमको किसमें पढ़ना पड़ता, राजनीतिक शास्त्र में। हमारे फिर जैसे कि मान लो तुम अभी यहाँ पर बच्चा है, तुम अभी बच्चा है, अब मान लो मुखिया जी आए हैं तुम्हारे गांव में रोड बनाने के लिए, क्या बनाने के आए हैं, रोड। अब जैसी रोड बन रहा है तो तुम देखेगा, अब मान लो उसमें मतलब कहीं पर कुछ खराबी कर रहा है, तुमको पता है, लेकिन तुम डर से नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलोगे, बोलेगा हम काहे बोले भैया, हमर की जाता। लेकिन रियली में जो रोड बन रहा है ना, वो किसका पैसा से बन रहा है, हम सबका पैसा से। इसीलिए जब रोड बन रहा है तो अगर कोई मिस्त्री कुछ गलत कर रहा है तो उसको बोलो भैया यहाँ पर तुम गलत करो, इसको सही करो, हक है बोलने का। ये सब हक हमारा कैसे पता चलेगा, तो ये राजनीतिक शास्त्र में हमारा देश में हमारा कितना हक है, वो सब के बारे जानकारी किसमें पता चलेगा, राजनीतिक विज्ञान में। और अर्थशास्त्र में भैया पढ़े क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र में भैया बैंक के बारे में, बैंकिंग क्या होता है, कौन सा बैंक क्या करता है, समझा कि नहीं। हमारे देश को दूसरे देश से व्यापारी करना है तो उसको मतलब क्या किया जाता है, तो ये सब मतलब इसमें बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, बाकी बात इसमें कुछ नहीं। क्या तुमको बातें समझ में आई। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते किसको, हिस्ट्री का। समझ में बात आई कि नहीं। हिस्ट्री मतलब बोले तो, हिस्ट्री मतलब अरे तुम सब देखा होगा ना, वो डायलॉग भी मारा, बेटा हमारे इतिहास उठा के देख ले, हमारे बापे दादा बहुत खत्म बदमाश था, हम भी बदमाश है, नहीं बोलता। अरे क्या उसको क्या तुम सब डायलॉग बोलते थे, दबदबा है दबदबा, सॉरी दबदबा है दबदबा था दबदबा रहेगा। मतलब हमारा बाप दादा तुम पर दबदबा बनाया था, हम भी बनाएंगे और हमारा बेटा बेटी भी बनाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इतिहास मतलब देखो, हमारे बेटा इतिहास ही देख लो उनट के। इतिहास क्या सर जी, तो बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आया कि नहीं। इतिहास में जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का उदय, का उदय। दूसरा है सर जी साम्यवाद एवं समाजवाद, साम्यवाद एवं समाजवाद। तीसरा है सर जी हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्र। थोड़ा सा देख लेते कि भैया हिंदी चीन तीसरे में कि को में है, थोड़ा सा मैं हेल्प ले लूं कि भैया हिंदी चीन तीसरा में है या किसी और में है। हाँ भैया ठीक है। हाँ उसके बाद आएगा भारत में राष्ट्रवाद, चौथा आएगा भारत में, भारत में राष्ट्र। अर्थशास्त्र तथा आजीविका, अर्थशास्त्र ये कितना में है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं आजीविका, आजीविका ये पांचवा में नहीं था, देख लेते तो थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। हाँ सर जी पांचवा में। उसके बाद है सहकारी एवं शहरी जीवन, सहकारी, सहकरणी, सहकरणी एवं शहरी जीवन, एवं शहरी जीवन, शहरी जीवन। तीसरा है व्यापार, व्यापार ही है ना रे। हाँ व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार और, व्यापार और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट। आठवां में आएगा प्रेस, तो वो सब छोटा सा है, इसको कोई लिखने से कोई फायदा नहीं। ये टोटल तुम्हारे 4 चैप्टर है, और ये 4 चैप्टर में से, सॉरी 7 चैप्टर में से ये लगभग 4 चैप्टर जो तुम्हारा है सेम बाई सेम है, ये सब क्या है सेम। जिसमें हमको किसके बारे में पढ़ना रहेगा, राष्ट्रवाद। यहाँ पर देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, यानी कि सब में पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद 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 कह रहा है। यानी कि जब हम राष्ट्रवाद समझ जाएंगे तो इसका मतलब ये चैप्टर भी हम क्या करेंगे, अरे ठीक है लिख रहे थे राष्ट्र
बाद। अगर हम राष्ट्रवाद समझ जाएंगे तो हमको ये भी सब समझ में आ जाएगा कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, साम्यवाद एवं समाजवाद क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद है। तो मतलब इसमें सबसे बेसी इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो भैया राष्ट्रवाद, कि भैया राष्ट्रवाद कैसे होगा। समझ में बात आई कि नहीं। लेकिन अभी फिलहाल हम राष्ट्रवाद पर ना चलते हुए हम चैप्टर पर चलते हैं, जो पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको मैं मिटा देता हूं, काहे कि इतिहास आराम से जैसे जैसे लिखता जा रहा हूं नोट्स करते जाओ, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद, देखो भैया पहले तुम ये समझो कि भैया यूरोप क्या होता है, उसके बाद राष्ट्रवाद समझ जाएंगे। यूरोप भैया एक महाद्वीप है, महाद्वीप बोलो या महादेश बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली। यूरोप एक क्या है, ऐसे लिखना चाहिए, यूरोप एक महादेश है, महादेश जिसके अंतर्गत 44 देश आते, ठीक नहीं। अब यहां पर से ध्यान से समझो, हमारे पृथ्वी कैसा है भैया, गोल है, जिसको लगभग 4 भाग में हम बांट देते हैं। ये हमारा पृथ्वी, तो ये 4 भाग में 1 2 3 4, ये 3 भाग पर क्या है, पानी है, ये 3 भाग पर क्या है, तुम्हारा जल है, और ये 1 भाग पर क्या है, सब मानव जीवन, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधा सब है, जीव और क्या है, जंतु। हालांकि जल में भी जीव जंतु है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये इसी पर इतना को छोटा सा भाग में, यानी कि पृथ्वी पर टोटल कितना देश है, 195 देश है। अब ये 195 देश को 7 टुकड़ा में बांटा गया, 7 भाग में। कितना भाग में, 7 भाग में। एक है भैया पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है भैया यूरोप, उसके बाद चौथा लिख लेना उत्तरी अमेरिका। अभी इस सबको नोट्स मत करना, अमेरिका। उसके बाद 5वां जाएगा दक्षिणी अमेरिका, 6ठा जाएगा अंटार्कटिका, 7वां जाएगा ओशिनिया। ध्यान से समझना, यानी कि ये जो है ना, ये जो है जेरा पर जीव जंतु, इसको को भाग में बांटा गया, 7 महादेश में। किसमें, कितना देश में, 7 महादेश में बांटा गया, महादेश में। और ये 7 महादेश के अंदर में बहुत सारा देश है। एशिया एक क्या भैया, महाद्वीप भी बोल सकते हो या महादेश भी, जिसमें कितना देश आता था, 49 को। इसमें कितना था, 54 को। इसमें कितना था, तो 44 को। और इसमें सब पता नहीं भैया, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका में शायद 12-14 ऐसी कुछ होगा टोटल। और अटलांटिक में पता नहीं कुछ ऐसी 9 की कुछ है, और ओशिनिया में तो नहीं है, एक भी देश नहीं है। मतलब समझ रखना है, ये जो यूरोप है एक क्या है, महादेश है। यूरोप क्या है, महादेश है, जिसके अंदर में कितने देश आते हैं भैया, 44 देश में। कितना देश आता है, 44 देश। यानी कि भैया ये तीसरा नंबर पर आता है यूरोप, किसके, देश के नजरिए से। सबसे ज्यादा देश किसमें, अफ्रीका में, दूसरा एशिया में। अच्छा, अपना भारत कौन में है, अपना भारत, याद रखना, अपना भारत ही एशिया में है। अपना भारत किसमें है, एशिया में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, समझा। जिसमें हमारा भारत आता है, चीन आता है, रूस आता है, और पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है, फिलीपींस आता है, और अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब किसके अंदर में आता है, एशिया के अंदर में आता है। अफ्रीका के अंदर में कौन कौन आता है सर जी, मुझे क्या पता। यूरोप में कौन कौन सा आता है सर जी, तो यूरोप में याद रखना, जर्मनी आएगा, फ्रांस आएगा, ऑस्ट्रिया आता है, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया आता है। और कौन कौन आता है, इटली आता है। और कौन कौन आता है भैया, हाँ, तो यही 4 देश के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना भी है। जब पढ़ाते जाएंगे तो हाँ आता जाएगा, समझा। पंप जी नहीं है, पंप अभी अति हो रहा, जाओ अभी बैठो, पंप से अति पानी जा रहा है, ठीक नहीं, समझा। तो इसमें जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और क्या होगा, इटली। समझ में आ रहा कि नहीं। यानी कि यूरोप में टोटल 44 देश है, लेकिन हमको कुछ कुछ देश के बारे में पढ़ना, ज्यादा कुछ देश के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। क्या बातें तुम सबको समझ में आ रही है, कितना लोग यहाँ तक क्लियर आ गया। इसको नोट्स करना नहीं था,
फालतू में नोट्स मत करो। हम सिर्फ बताए थे कि भैया यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है जिसमें कितने देश आते हैं, 44 देश। अब यहाँ चैप्टर का नाम क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यहां से तुम्हारा कहानी समझ में आएगा। देखो, राष्ट्रवाद का परिभाषा कुछ और होता है, हम परिभाषा इसका कुछ और दिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है। जैसे कि पहले अपना भारत चल जाते हैं, आते हैं पहले चैप्टर क्या, भारत में राष्ट्रवाद। 26 जनवरी जब तुम सब मनाता का, 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उसमें सर जी सब कहानी सुनाते हैं, नारा लगवाते हैं, खुदीराम बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, और कहानी इसमें सुनाते होंगे कि भैया कि गांधी जी हमारे देश को क्या कर दिलाए थे, आजादी दिलवाए थे। गांधी जी क्या कराए थे हमारे देश में, देश को किस क्या दिलाए थे, आजादी। रुक जा एक मिनट। गांधी जी हमारे देश को क्या दिलाए थे, आजादी। अब ये आजादी नाम कर तुम्हारे जैसे आजादी सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता था कि मतलब हमारे देश पर कोई ना कोई क्या किया था, कब्जा, जबरदस्ती कोई हड़प लिया था। अब मान लो हमारे देश पर कौन, मान क्या लेंगे, सही तो था, हमारे देश पर कौन आया था, कब्जा कर लिया था, तो तुम सब बोलेगे सर जी अंग्रेज, जिससे लड़कर गांधी जी क्या क्या उसको भगा दी। तो इसी को कहते हैं हम भारत में हुआ क्या, राष्ट्रवाद, यानी कि भारत हुई आजादी। राष्ट्रवाद का मतलब होता है आजाद कैसे हुआ, तो भारत में राष्ट्रवाद मतलब भारत आजाद कैसे हुआ। तो सेम उसी तरह का यूरोप में राष्ट्रवाद, तो जिस तरह से पहले भारत पर भी कब्जा था हमारे प्यारे प्यारे इंग्लैंडियों का, हमारे भारत के ऊपर कब्जा था, तो उसको खदेड़ के भेजाए कि नहीं गांधी जी, अरे भेजाए ने। तो सेम उसी तरह पूरे यूरोप भर भी क्या था, कब्जा, पूरा क्या था, कब्जा। अब यूरोप भैया कब्जा था, उस पर आजादी कैसे हुआ, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। यानी कि यूरोप के जो 44 देश है ना, 44 देश के बारे में तो नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ दो चार को देश के बारे में पढ़ना। जैसे एग्जांपल के लिए इसके बारे में पढ़ना, फ्रांस के बारे में, दूसरा जर्मनी के बारे में हम पढ़ेंगे, इटली के बारे में पढ़ेंगे, इटली के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो भैया ये राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, आजादी कैसे हुई, कहां आजादी कैसे हुई, तो यूरोप में, यानी कि यूरोप में आजादी कैसे हुई, इसी के बारे में हम पूरा एक चैप्टर में पढ़ेंगे। बातें क्लियर समझ में आ रही। लेकिन राष्ट्रवाद का परिभाषा अलग है, राष्ट्रवाद का परिभाषा अलग है। तो भैया राष्ट्रवाद का तुम सब परिभाषा लिख लो। राष्ट्रवाद क्या है, तो देश के प्रति मन में उत्पन्न होने वाले भावनाओं, अच्छे विचार तथा भावनाओं को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता। जल्दी से नोट्स करो। देश के प्रति मन में होने वाले अच्छे विचार भावनाओं को क्या बोला जाता, राष्ट्रवाद कहा जाए। पीछ अच्छा बनाया है रे उस पीछ अच्छा बनाया कि उसी वहां वाला नहीं, इस तरह अपन ये ठीक तो किया है। देखो तो राष्ट्रवाद क्या है, तो मतलब देश के प्रति, जैसे मान लो हम सोचते हैं भैया देश के मतलब देश में अच्छा शिक्षा हो, तो देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। मेरे देश के प्रति भावना या प्यार बोल सकते हो, जो भी है। जैसे कि कोई आदमी सोचता कि भैया नहीं हम इंडियन आर्मी में जाएंगे, क्यों जाएंगे, तो उसको पैसा कमाना नहीं है भैया, देश को रक्षा करना है, पाकिस्तान से लड़ना है, देश की रक्षा करना है। तो उसके अंदर में जो भावना है ना, वही भावना उसका क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। कभी सोचा है कि भैया अंग्रेज हम पर कम से कम 200 साल क्या किया, 200 साल क्या किया भैया, मतलब 200 साल हम पर जुल्म किया, 200 साल क्या किया, जुल्म किया। लेकिन ये 200 साल के बाद ही गांधी जी के ही दिमाग में कैसे आया भैया कि हम सब देश पर क्या कर रहा है,
हमारे देश पर इसकी जब कब्जा करके हमारे देश पर क्या कर रहा, राज कर रहा, और हमारे देश के लोगों पर ये जुल्म कर रहा है अंग्रेज वालों। गांधी जी को कैसे समझ में आया? गांधी जी को जो समझ में आया तो उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं। जैसे गांधी जी अब यहाँ से जब गांधी जी के बारे में पढ़ेगा, गांधी जी ने लंदन पढ़ने के लिए लंदन में वकालत की पढ़ाई की है। उसके बाद जब भारत आए तो भारत में देखे भैया स्थिति क्या था कि सारा अंग्रेज इंडिया वाले पर क्या करता था, अत्याचार करता था, जबरदस्ती काम उम करवाता था। तो गांधी जी को समझ में आ गया था कि भैया ये सब हमारा पर क्या कर रहा है, जुल्म कर रहा है हमारे देश पर। तो गांधी जी क्या सोचे कि ये अंग्रेज को क्या करना, हमको भगाना है। तो भैया अंग्रेज से लड़ना है और अंग्रेज को भगाना है। तो उनके अंदर में क्या हो रही है, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। जैसे कि मान लो टुल्ला है, ये क्या है, ये मान लो कोई टुल्ला है, ये क्या है तुम्हारा गुल्ला है। ये गुल्ला को मान लो ये पाकिस्तानी कोई होगा, मान लो कोई मतलब खराब आदमी है, ये खराब आदमी है और ये अच्छा आदमी है। तो भैया अब ये दोनों, मान लो दोनों दोस्त है, एगो टुल्ला है एगो गुल्ला है, दोनों क्या आपस में दोस्त है, क्या है, दोस्त है। लेकिन ये दोनों के बीच में हो गया झगड़ा। तो भैया इसके प्रति इसको अखरोट उत्पन्न होगा, इसको गुस्सा आएगा, और इसके प्रति देखो इसके प्रति इसको गुस्सा आएगा और इसके प्रति इसके गुस्सा आएगा। तो दोनों को प्रति धीरे धीरे उसके मन में क्या फैलेगा, नफरत। क्या फैलेगा, नफरत। तो इस नफरत को हम राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इसी को हम अच्छा विचार दोनों के बीच में उत्पन्न होता तो हम बोल सकते हैं भैया इसके प्रति इसके मन में क्या उत्पन्न हो रहा, राष्ट्रवाद। जब टुल्ला गुल्ला के लिए अच्छा चीज सोचे तो मतलब हम कह सकते हैं कि टुल्ला को गुल्ला के प्रति मन में क्या उत्पन्न हो गया, राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्रवाद क्या है सर, एगो बोलते हैं हम प्रेम, लेकिन हम सब एगो होता प्रेम, तो ये सब प्रेम नहीं, देश से प्रेम। देश से प्रेम करता है, देश के लिए जीना चाहता है, देश के लिए लड़ना चाहता है, देश के लिए अच्छा चीज कुछ करना चाहता है, तो वो सभी क्या कहलाएगा भैया मेरे, राष्ट्रवाद। समझ में बातें आई कि नहीं। जिसे गांधी जी जब देखे कि हमारे इंडिया वाले पर अति कर रहा है, सब मतलब अत्याचार कर रहा है, तो उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ, एक विचार उत्पन्न हुआ। कौन विचार, कि भैया हमारे देश वाला पर तुम अत्याचार करेगा, हमारे देश वाला पर जुल्म करेगा, हम तुमको देखते रहेंगे, रुको हम भी तुमको बताते हैं। तो वो जो मन में सोच रहे हैं वही क्या है, राष्ट्रवाद। भैया दूसरे के लिए न सोचा है, तो जैसे तुम दूसरे के लिए, देश के लिए सोचना शुरू कर देते हो, लेकिन अच्छा विचार, अच्छा चीज, ऐसा नहीं कि हमें पूरा देश के जाएंगे अब पाकिस्तान वाला साथ मिला के 2-4 को बम गिरवा देंगे जम्मू कश्मीर में, 2-4 को बिहार में, 2-4 को झारखंड में, 2-4 को यूपी में, अब बोलेगा हम राष्ट्रवादी आदमी हैं, तो तुमको लतिया के भी जुतिया दिया जाएगा। समझा कि नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति या किसी के प्रति मतलब अच्छा चीज सोच रहे हो तो उसके प्रति तुम राष्ट्रवाद होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। क्या बातें समझ में आई या नहीं। हाँ, तो अब चैप्टर पर फिर से आ जाते हैं। यहां पर क्या था चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो तुम सबका मन में क्वेश्चन उठता होगा कि आई सर ये यूरोप भी कब्जा हुआ था कि, तो आंसर है नहीं, कब्जा कोई नहीं किया था, नहीं कोई करता है। सिर्फ भारत 2-4 ऐसा देश है जिस पर अंग्रेज का कब्जा उपजा था। तो था क्या आखिर यूरोप में, क्या ऐसा चीज, यूरोप में कितना देश आता है, 44 देश। अच्छा, क्या ऐसा यूरोप में था, क्या ऐसा यूरोप में था जिसके कारण वहां पर राष्ट्रवाद करना पड़ा, मतलब उसको मतलब भगाना पड़ा। तो देखो भैया यूरोप में जो सबसे पहला देश था उसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है, फ्रांस। जहां पहले ये सब बात खत्म करो, ये सब ने तुम सब रामायण देखे हो, रामायण या महाभारत, रामायण महाभारत देखा, ओकरा में एगो राजा रहेगा और सबका क्या रहता था, प्रजा। तुम सब देखा होगा। देखो रामायण में देखा होगा राम भगवान अयोध्या के राजा थे, उनका सब प्रजा भी था। जैसे श्रीलंका में, लंका में कौन था, रावण था कि नहीं, रावण। हाँ, उसका सब क्या होता था, प्रजा। अरे आज ने हो गया देश जिसका एगो प्रधानमंत्री होता था, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, राजा। अब वो राजा हरामी है या अच्छा है, डिपेंड कुछ नहीं पड़ता भैया। अगर अच्छा भी है तो ठीक है और हरामी भी है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा राजा जो कहेगा वही होगा। अगर तुम्हारा राजा तुमको बिना कुछ बोले, जैसे मान लो हम तुम्हारे राजा हैं और तुमको बोले कि रे फलानमा तुम इधर आओ, नहीं आया, अब बोल देंगे भैया तुमको फांसी की सजा दे दिया जाए, तो इसका मतलब फांसी की सजा तय है। समझ में आया ना। अब बात दिक्कत क्या है कि अब जो राजा बनेगा तो एक रे बेटा बनेगा, रावणे के बेटा या रावणे के कोई भाई है या रावणे के कोई खानदान वाला। जैसे राम जी अगर मर गए तो उसका अब राजा कौन बनेगा, तो लव कुश, लव और कुश। क्यों, क्योंकि वही उनका बेटा है। अगर लव कुश मान लो उसका बेटा नहीं रहता तो उसका भाई बन जाता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, कोई भी बन जाता। तो पहले के जमाने में क्या होता था, ये सब देश उस नहीं होता था, एगो छोटा सा एरिया कुल, जैसे तुम सब देखा होगा मूवी में, लड़ता था, लड़ता झगड़ता, काहे लड़ता था। मान लो कि ये छोटा सा मेरा एरिया है जिसका नाम है मान लो लखीसराय। क्या है, लखी
सर ये एक जिला है, ये जिला पर वो कोई कब्जा कैले है, जिसका नाम राजा का नाम दे देते हैं, राजा का नाम देते हैं रावणा, दूसरा नाम दे राजा, नहीं राजा का नाम देते हैं कुछ ही नीतीश कुमार। लो भैया नीतीश, अच्छा पूरा बिहार ही बोल देते, ये कौची है भैया, पूरा बिहार मान लो, जिसका राजा कौन है, नीतीश कुमार। अब ये नीतीश कुमार का लालच हो गया कि भैया नहीं, हमारा जो राज्य है और ज्यादा बढ़े, तो इसके बगल में एक और राज्य है मान लो यहाँ पर, जिसका नाम है नेपाल देश, जो आप कुछ भी मान लो नेपाल, या कुछ भी मान लो नेपाल है। अब नीतीश कुमार के मन है भैया कि हमारे मतलब हमको है कि अपना क्षेत्र को और बढ़ाना, तो ये क्या करेगा, अपना सेना उना ले जाकर इस पर क्या करेगा, हमला बोल देगा, और हमला बोल देगा तो ये सब हार गया, तो भैया इस सब पर भी कब्जा हो गया, अब इसको भी बोला देगा भैया ये भी बिहार है, तो धीरे धीरे इसे करके बढ़ाते जाओ, और इसको बढ़ाना तो और लड़ाई करो, ऐसी लड़ाई कर करके क्या करता था, धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाता था, क्या करता था, बढ़ाता था। ये तो लड़ाई हुआ बात की बात। और इसके अंदर में जो प्रजा रहता था, जैसे कि हम सब हैं भैया, हम सब नीतीश कुमार के प्रजा हैं, हम बिहार में थे, नीतीश कुमार जी के कौची है, प्रजा ही है, तो ये प्रजा अगर हुए तो भैया नीतीश कुमार अगर हमको जैसन मतलब अगर अच्छा इज्जत देंगे तो तब भी ठीक है, अब बेइज्जत भी करेगा तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा का मतलब जो मर्जी होता था, जैसे कि अभी नीतीश कुमार के कोई मर्जी होगा, बोलेगा भैया नहीं हमारा मर्जी है कि 2 ट्रेन बेच के हम घर बनवाए, तो ये होगा नहीं होगा। अरे भैया तुम सब अभी नीतीश, पूरा बिहार पर किसका मुख्यमंत्री बिहार का कौन है, नीतीश कुमार, तो मतलब नीतीश कुमार अभी जो बोलेगा वो होगा, आंसर है नहीं। हाँ, जो चीज अगर सही है तो वो हो सकता है। अब नीतीश कुमार आए, आप बोले कि भैया हम जाया था 2-4 को घर उठाओ, क्या हम अपना घर बनाएंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। जाएगा 2-4 को आदमी के खेत पर कब्जा करके बोलेगा कि इसमें हम रहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। बोलेगा 2-4 अरे तुम अपन खेता दो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब दूसरा नियम कानून आ गया। लेकिन अगर पहले के जमाना में अगर यही नीतीश कुमार रहते हैं तो क्या होता, बिहार पर वो चाहता भैया जो तो वो होता। मन था अगर 2 ट्रेन बेच के हम आइसक्रीम खा लें तो भैया कोई दिक्कत नहीं, वो 2 ट्रेन बेचकर आइसक्रीम खाता ही खाता। कुछ इस प्रकार होता था राजा का शासन। समझ में आया कि नहीं? अगर अच्छा राजा हुआ तो बोलेगा नहीं हम एक आइसक्रीम बेच के 2 ट्रेन खरीद देते हैं, जिससे हमारे प्रजा को क्या हो, भलाई हो। जैसे यहाँ पर देख लो, राम भगवान थे तो अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ करते थे। राम जी जो थे अपने प्रजा के लिए क्या करते थे, बहुत कुछ करते थे। और यही रावण ससुरा था, बहुत हरामी था, जो क्या करता था, अपने प्रजा को ही सताता था। तो सेम उसी तरह यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्या, फ्रांस। क्या नाम है भैया, फ्रांस। फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। क्या था, लुई 16। वो सब नोट्स मत करना, यहां से तुम सबका नोट्स करने का बात आएगा, अभी मत नोट्स करना, बोलेंगे तब। फ्रांस का एक राजा था, लुई कौन था, 16वां था। ये किस राजवंश से आता था, याद रखना, बुर्बो राजवंश से। किससे, बुर्बो राजवंश, राजवंश। समझ लो, लुई 1वां 2वां 3वां 1 2 3 4 5 6, यानी कि लगभग लुई 16वां तक आगे राजा बन गया था। फ्रांस का राजा कौन, लुई 16वां। राजा को हम सब बोलेंगे सम्राट, याद रखना, हम राजा अब नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, सम्राट। तो यूरोप के एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्या, फ्रांस। फ्रांस का एगो सम्राट, सम्राट बोले तो राजा, सम्राट बोले तो राजा था। कौन था, लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां। अब ये ससुरा पे बहुत हरामी था, जरा ने बोलता हरामी नंबर 1 ऊ था ये लुई 16वां। अब हम सब अपना भाषा में जो सबसे बदमाश आदमी होता है उसको लतखोर बोलते हैं, हरामी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन हिस्ट्री में उसको बोलते हैं निरंकुशवादी। क्या बोलते हैं, निरंकुशवादी, निरंकुशवादी राजा। अपना भाषा में लिख लेना, हरामी राजा, हरामी राजा, तब तुमको सब याद रहेगा। ये बहुत ही क्या था, हरामी था, लुई 16वां। लुई 16वां के शासन पता क्या था, मतलब इसका क्या था, जैसे कि इस भैया क्या क्या हरामी था, ये क्या क्या काम करता था। तो सबसे पहले अपना देखो, ये कुलीन वर्ग वाले को, कुलीन वर्ग बोले तो कुलीन वर्ग वाले को विशेष अधिकार दिया था। क्या दे दिया था, विशेष अधिकार। समझा, कुलीन वर्ग मतलब समझो जिसके पास कुछ कुछ पैसा हो, बड़ा आदमी, मतलब जो था जिसके पास कुछ पैसा था, कुछ बड़ा आदमी था, उसको इज्जत दिया करता था। और जो गरीब उरीब था ना, जो गरीब उसको भेलू हुंडी के बराबर देता था, मतलब ना के बराबर देता था, और उसको खूब लतियाता मारता था, यही हरामखोरबा।
समझ बात आया कि नहीं? अब पूरे फ्रांस में मान लो फ्रांस का इतना बड़ा फ्रांस है, तो इसका 4 भाग में बांट दो, तो एक भाग में सिर्फ था कुलीन वर्ग वाला, क्या था? कुलीन। अब बाकी सब में क्या था? निम्न वर्ग वाले। किन कौन वर्ग वाला? मतलब गरीब लोग। क्या था? गरीब लोग। अब गरीब लोग पर ये पूरा अत्याचार करता था। अत्याचार क्या करता था? तो सबसे पहले नंबर, ये गरीब लोग किसान था। किसान करता था तो ये किसान थे, तो ये सब क्या था? खेती करता था। अब खेती करता था तो मान लो ये 4 मन धान उपजाया, कितना मन? 4 मन। इस 4 मन में से भैया इसको 3 मन किसको देना पड़ता था? राजा को। 3 मन किसको देना पड़ता था? राजा को। राजा कहता था कि भैया जितना भी तुम उपजाओगे उसका 3 भाग हमको देगा, 1 भाग तुम रखेगा। अब समझ लो कि ये बेचारा किसान लोग 10 गो बाल बच्चा वाला होगा तो कैसे उसका पालन पोषण? अब भैया 10 गो हो चाहे 50 गो, वो तुम जानो, तुम्हारा मर्जी, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम 4 मन धान उपजाए तो 3 मन हमको दो, 1 मन तुम रखो खुद। ऐसा इसका कहना था। मतलब ये टैक्स ले रहा था, कर्ज, जिसको हम सब क्या बोलते हैं? कर। कर बहुत ज्यादा डाल दिया था। किसके ऊपर? किसान के ऊपर। किसके ऊपर? किसान के ऊपर। किसान ही तो भैया निम्न वर्ग वाला। निम्न वर्ग वाला ना किसान, यानी कि किसान पर कर। कर बोले तो टैक्स, कर्ज। जैसे कि अब तुम सब मूवी भी देखा होगा, अंग्रेज बाज आता था 2-4 को इंडिया लाख मार उड़ के और बोलता था कि मेरा लगान दो। लगान का आराम सुना है? तो लगान दो, तो लगान को ही बोला जाता कर। ये क्या बोला था राजा कि भैया किसान लोगों को कि भैया तुम 4 मन, अगर मतलब जितना भी तुम अपना अनाज उपजाओगे उसका 1/3 मतलब सॉरी उसका 3 भाग हमको देगा, 1 भाग तुम खुद रखेगा। ये अत्याचार था। फिर इस पर नहीं माना तो किसान लोग बोलता था कि नहीं ऐसे कैसे होगा। तो ये क्या किया? एगो समंत व्यवस्था लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? समंत व्यवस्था। तो भैया क्या किया? तो समंत मतलब समझता? समंत व्यवस्था भी खत्म करो पहले। समंत राजा का आदमी को बोला जाता समंत। अभी नोट्स मत करना, हम लिखाएंगे। राजा का आदमी। राजा का आदमी को क्या बोला जाता? समंत। अब नहीं माना तो क्या किया? सब किसान वाला खेत को क्या किया? हड़प लिया। किसान वाला खेत को क्या किया? हड़प। बोला नहीं देगा, लाओ कैसे खेते हड़प लिया। अब खेत अपना हड़प के, तो जो राजा का सैनिक उनिक होता था, जो राजा का सेवा हुआ करता था, बोलता था ये तुम खेत तुम ले लो। अब तुम क्या करो? किसी भी किसान से काम करवाओ, अब मुझे ये 3 भाग अपना रख लेना। अरे भैया ये राजा है, ये मान लो राजा है, ये राजा का क्या है? सेना। तो भैया सेना को खाना पीना कौन देता था? राजे ने। तो इस खेत क्या किया? किसान से खेत राजा छीन कर किसको दे दिया? अपना सेना उना को। जो भी उसका आदमी था वो अपना सामंती आदमी को दे दिया। सामंती मतलब राजा का आदमी। राजा के आदमी को क्या बोलते हैं? सामंती। तो राजा अपना खेत किसको दे दिया? सामंत को, अपना सेना उनों को। अब बोला कि इस पर खेती उती करवाओ किसान से, अब बस 3 मन मतलब 3 भाग ले लेना, 1 भाग उसको छोड़ देना। तो सारा उसका सेना यही काम करता था। उसी को हम सब बोलते हैं क्या? समंत व्यवस्था। क्या बोलते हैं हम सब? समंत व्यवस्था। समंत व्यवस्था मतलब समझा? समंत व्यवस्था। बात वही हुआ। किसान को पहले बोला भैया 4 मन में से हमको, जैसे कि जितना भी धान उपजाएगा, चाहे जो भी फसल लेगा उपजाएगा, उसका 3 भाग हमरा देगा, 1 भाग तुम रखेगा। किसान नहीं माना तो समंती व्यवस्था लागू कर दिया। मतलब सबके खेत दे दो हमरा, मतलब आदमी को, और आदमी हमरा देगा, तुम सबको उपजाने के लिए उपजाना पड़ेगा। मतलब वही हुआ कि भैया जबरदस्ती क्या गया? उससे कर्ज लिया जाता था और गरीबों लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया जाता, बहुत ही नियम कानून लागू कर दिया था। और क्या किया कर दिया था? तो देखो और क्या किया जाता? तो जैसे कि यहाँ पर नाप तोल की पद्धति कुछ है नहीं है, मतलब उसके लिए जानता, नाप तोल की नई पद्धति अपना दिया गया था। जैसे कि मान लो किसान लोग जो था, जैसे कि मान लो राजा है, राजा हिसाब देखो, जैसे मान लो कोई किसान था, वो 3 मन धान उसको दिया। अब 1 मन उसको 1 मन उसके पास बचा, उसके पास ज्यादा आदमी है तो उसको क्या हुआ? कम गया। अब वो कम गया उसका फसल, तो कहां से लाएगा? तो वो खरीद के खाएगा। किसके यहाँ से? राजा के यहाँ से। अब राजा यहाँ जब खरीदने जाएगा, पहले देखो ये 4 मन मान लो उपजा रहा, जितना भी फसल उपजा रहा था 3 भाग दे रहा था राजा को, दे रहा था कि नहीं, और 1 भाग ले रहा था खुद। और 1 भाग में से भी किसान को अगर मान लो कम गया, तो किसान कहीं से लाने जाएगा ना भैया खाने पीने के लिए, तो ये जाता था किसके यहाँ से? राजा के यहाँ से। अब राजा के यहाँ गया तो भैया एकरा लिए बटखारा अलग रहता था, मतलब नाप तोल की पद्धति अलग रहता था। अगर मान लो किसान लेवल आया तो उसको 800 ग्राम को 1 किलो कहा जाता था। 800 ग्राम को 1 केजी, मतलब 800 ग्राम दे देता था, बोलता था कि ये तुम्हारा 1 केजी है। आज जब गरीब आदमी आता था, अमीर आदमी आता था, तो उसको डायरेक्ट 1000 ग्राम दिया जाता था, बोलते 1000 ग्राम के 1 केजी, यानी कि उसको सही से दिया जाता था, और उसको 800 ग्राम को 1 केजी करता था। इतना अत्याचार किया जाता था किस पर? किसान पर, गरीब लोगों पर। मतलब गरीब लोग के लिए अलग बटखारा, अमीर लोग के लिए अलग बटखारा। समझ में बात है तुम सबको? कितना लोग को आ रही है ये चीजें? समझ में आ रही कि नहीं? तो भैया अब बताओ, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस का राजा कौन है? भैया कौन था? लुई 16वां, जो कौन राजवंश से था? बुर्बो राजवंश से। समझ में आता? ये क्या था सर जी? तो बहुत ही निरंकुशवादी था।
क्या था, निरंकुशवादी था। तो अभी नोट्स मत करना, अब तुम सबको नोट्स करने का मौका देते हैं। जो गरीबों लोगों पर क्या करता था, बहुत ही अत्याचार करता था। और ये जो समझाए पहले राष्ट्रवाद के बारे में लिखा था, राष्ट्रवाद के बारे में यहां तक नोट्स किया था, राष्ट्रवाद। अब यहां पर नोट्स में लिखना कि भैया राष्ट्रवाद की भावना लिखो, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले फ्रांस में, हाँ नोट्स में लिखो, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले फ्रांस में पनपी थी, जिसे, सॉरी रुक जाना, रुको रुको, राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में सबसे पहले 1789 में उत्पन्न हुई थी, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले 1789 में उत्पन्न हुई थी, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। देखो अब क्या था, अभी क्या बोले थे कि लुई बोलो, लुई सोलामा किस राजवंश से था, बुर्बो राजवंश। कौन राजवंश, बुर्बो राजवंश। अब ये पूरा अत्याचार कर रहा था, तो भैया एकरा खिलाफ आवाज उठाएगा कि नहीं, सारा किसान लोग आवाज उठाएगा कि नहीं, तो वही आवाज उठाना को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। अब ये लुई सोलामा के खिलाफ हम आवाज उठाएं, जब मतलब लड़ाई किए, तो यही लड़ाई को क्या बोला गया था, राष्ट्रवाद। क्या बोला गया था, राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहां उत्पन्न हुआ था, पूरा दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रवाद कहां पे उत्पन्न हुआ था, तो वही बोले थे नोट्स में लिखना कि 1789 में, 1789 में, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्लास 9th में पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति, एगो चैप्टर आया होगा तुम सबको, फ्रांस की क्रांति, जिसे किस नाम से जानते हैं, फ्रांस की क्रांति। समझा या नहीं, कितना लोग को समझ में आया कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहां पर पनपी थी, फ्रांस में, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1789 में जो लड़ाई हुआ था राजा के खिलाफ, जो सब किसान लोग लड़ा था, भैया 1789 में, तो उसका एगो अलग से नाम दे दिया, जिसका नाम क्या है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति पूछेगा क्या है, तो फ्रांस की क्रांति लुईस सोलामा के प्रति 1789 में सारे निम्न वर्ग वालों ने क्या किया, युद्ध किया था और लड़ाई करके लुईस सोलामा को क्या किया था, भगा दिया था, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। अब यहां से एगो पूछेगा क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, क्रांति का कारण क्या था, मतलब फ्रांस में क्या ऐसा था जो 1789 में सब किसान लड़ना शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले नंबर भैया लुईस सोलामा का निरंकुशवादी शासन लिखो फटाक से, लुईस सोलामा का निरंकुशवादी शासन। दूसरा में लिखना सामंत व्यवस्था का स्थापना लिखो, का की स्थापना लिखा या नहीं, सामंत व्यवस्था की स्थापना लिखा या नहीं, कितने लोग लिखा, सामंत व्यवस्था की स्थापना। कुलीन वर्ग वाले को विशेषाधिकार देना, लिख जाओ नीचे, जगह नहीं है, अच्छा दिख रहा है, यहां तक दिखता है कि दिख रहा है, कुलीन वर्ग वाले को विशेषाधिकार देना, अधिकार देना, तुम सब लिख लो। चौथा में लिखेंगे निम्न वर्ग वाले से ज्यादा लगान लेना। पांचवा में लिख लेना कि नाप तौल की पद्धति भिन्न होना, नाप तौल की पद्धति भिन्न मतलब अलग अलग होना, यहां तक दिखाई पड़ रही है।
अरे ऐसे कैसे हुआ? अच्छा हम याद है, नाप तोल की नई पद्धति होना। और फ्रांस पर भारी कर, छठा में लिखना, फ्रांस पर भारी कर्ज, भारी कर्ज, कर यहाँ पर कर्ज को लिखना, कर हो गया, हो जाना, हो जाना, भारी कर्ज हो जाना। लुई सोलामा के बारे में क्या झूठो लिखेगा? बस लुई सोलामा के ज्यादा क्वेश्चन है। लुई सोलामा के पूछेगा किस राजवंश से था, तो बुर्बो राजवंश से। ये खाली याद रखना, लुई सोलामा किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश से। तो देखो भैया, अब फ्रांस में 1789 में सबसे पहले हुआ था, इसका कारण क्या था? तो हम बताए थे, समझा रहे थे अपने देश वही कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। तो सबसे पहले था लुई सोलामा का निरंकुशवादी शासन। देखो, अब तुम बोलेगा सर आप यूरोप के राष्ट्रवाद से भटक कर फ्रांस की क्रांति चल गए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तुम पहले ध्यान से समझो हम क्या पढ़ा रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में 44 देश है। 44 देश में से सबसे पहले राष्ट्रवाद कहां शुरू हुआ था? तो फ्रांस में। तो फ्रांस से शुरू करेंगे। हमरा 44 देश के बारे में नहीं पढ़ना है, 4-5 देश के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले कौन आता? फ्रांस। स्टार्ट सबसे पहले कहां होता? अब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा गांधी जी कैसे आजाद दिलवाए थे। तो गांधी जी आजाद तभी दिलवाए थे, तो गांधी जी पहले फ्रांस के बारे में पढ़े थे। समझ में बातें आई या नहीं? गांधी जी फ्रांस के बारे में पढ़े थे कि भैया फ्रांस में भी पहले इसी कब्जा था, राजा लोग ऐसी अत्याचार करता था, तो उसको भी आजादी मिल गया। उसी से प्रेरित होकर सीखकर गांधी जी भी क्या किया, अपना देश को आजाद करवा दिया। इसे थोड़ी ना गांधी जी का नहीं आता था। गांधी जी पढ़े किसके बारे में? पहले फ्रांस के बारे में। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए पहले फ्रांस के बारे में पढ़ा। उसका कारण क्या था सर जी? तो कारण तो 1000 था, लेकिन हमको कुछ लिखना है एग्जाम में। कारण कितना है? 1000 है, लेकिन हमको कुछ लिखना है किसमें? एग्जाम में। यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखना 1789 में। फ्रांस की क्रांति सबसे पहला क्या था? राष्ट्रवाद की भावना है। इसको हम पूछेगा यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहां पनपी थी? तो फ्रांस में। कब? 1789 में। क्यों? तो भैया निरंकुशवादी शासन होने के कारण। वहां का राजा कौन था? लुई सोलामा। राजा को हम सब बोलते हैं सम्राट। राजा को हिस्ट्री में बोला जाता, क्या बोला जाता? सम्राट। याद रखना, क्या बोला जाता? सम्राट। यानी कि फ्रांस में राजा बोलेगा तो कोई नहीं समझेगा, क्या बोलेगा? सम्राट। भैया तुम्हारा यहाँ का सम्राट कौन है? तो फिर बोलेगा भैया हमारे यहाँ लुई सोलामा, लुईस 15वां लुईस। किस वंश से आता? बुर्बो राज वंश से। ये चीज तुमको याद रखना, ठीक। कुछ ऐसी घटना हुआ, बहुत सारे अत्याचार लुई सोलामा इस पर कर रहा था। समझ लो कि भैया, और सबसे अंतिम में लिखे कि फ्रांस पर भारी कर्जा हो गया था। मतलब ये सबसे क्या कहता जानता था? दोसरका राजा से कर्ज मतलब ले लेता था, पैसा उसा और लेके देखे। मान लो जैसे कि यहाँ पर सुनो, अभी हमारा देश है भारत। अभी भारत पर अगर कर्ज होगा तो हम कौन चुकाएगा? सरकार? अरे नहीं, हम सब चुकाएंगे, 1-2 रुपया। जैसे कि मान लो भारत पर कर्ज ज्यादा चढ़ गया, तो सरकार क्या करेगा? सब पर जीएसटी ज्यादा लेगा, जीएसटी ज्यादा लेगा, कर्ज चुका देगा। तो इसमें दिक्कत किसको होगा? हम जब गरीब लोगों का, हम सब गरीब लोगों का। तो सेम उसी तरह फ्रांस पर जो है वो भारी तक कर्जा हो गया था। मतलब दूसरा से राजा पैसा लेके आई सेम करके उड़ा दिया, और सारा बोझ किस पर डाल दिया? जनता पर, कि भैया उसे जनता से लूटो और फिर किसको भरो? दूसरा मतलब राजा को क्या करो? भरो। इसलिए फ्रांस पर बेसी कर नाप तोल के बोले थे भैया, कुलीन वर्ग वाला मतलब जो अमीर आदमी था उसको बटखारा मतलब 1000 ग्राम का था, 1000 ग्राम का 1 केजी। जो निम्न वर्ग वाले था उसको 800 ग्राम का बोलता था 1 केजी। समझ लो इतना अत्याचार होता था। दूसरा, निम्न वर्ग वालों पर ज्यादा क्या लगता? लगान लेना। अच्छा, निम्न वर्ग वालों का शोषण करना, और चाहो तो लिख सकते हो नीचे वाला, निम्न वर्ग वालों का शोषण, निम्न वर्ग वालों का शोषण, शोषण मतलब बहुत ही अत्याचार किया था। बहुत, जरा नहीं बोलता, उम्मीद से ज्यादा अत्याचार कर दिया था ने, तब जाके सब। इसको मैं मिटा दूं? ये सब मतलब कारण था। समझ में आया या नहीं? तब जाके 1789 में क्या? कब? तब जाके 1789 में राजा के खिलाफ, यानी कि लुई सोलामा के खिलाफ सब क्या उठाया? आवाज उठाया। बोला देख भाई, अब ऐसे ना चल तो, अब ऐसे ना चल तो। क्यों नहीं चलेगा भैया? अब बताओ, मान लो तुम्हारे पास 100 आदमी है, 100 आदमी है, जेकरा में से तुम्हारा 90 आदमी तुम्हारा गरीब लोग हैं, 10 आदमी अमीर है। अभी 10 को तुम साथ दे रहा, बाकी बात 90 के भाड़ में भेजा रहा है। तो बताओ 90 को भड़केगी कि नहीं? और जब 90 को भड़केगा तो तुम्हारा 10 को एक सामने में कुछ होगा नहीं। तो इसी तरह फ्रांस में जाता,
फ्रांस में जो था, लुईस सोलामा के अत्याचार से सब क्या हो गया था, परेशान। जिसको नहीं बोलता, अत्याचार इतना किया कि वो हार मान लेता भैया कि अब तो हमसे ये चीज नहीं होगा। तो सब इसके खिलाफ क्या उठाया, आवाज। और आवाज उठाया, उसके बाद राजा को जब तोड़ने लगा, मार पीट के मारा, इतना मार मारा, इतना मार मारा कि तब राजा क्या हो गया, भाग गया। कहां गया, भाग गया। राजा भाग गया। उसके बाद राजा को घसीट के लाया गया, कब, 1793 में। कब, 1793 में। जब राजा भाग गया तो 1793 में उसको कहां से घसीट के, मतलब खोज खाज के लाया। और उसको पता है कौन, तो रुक जाओ एक मिनट, कहां गया मेरा बुक, इसका पत्नी का नाम देखने दो, रुक जाओ। पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम, रुक जाओ, कहीं पर तो कर दिए थे। अच्छा रुक जाओ एक मिनट। पत्नी के नाम है मैरी एंटीनोट, मैरी एंटीनोट, यही था, मैरी एंटीनोट। हाँ ठीक है ना, मैरी एंटीनोट। यहाँ पर एक और चीज लेते हैं, हाँ क्या था, तो इसका एक पत्नी था जिसका नाम था मैरी एंटीनोट। बताओ, पत्नी भी साथ देती थी इसको निरंकुशवादी, मतलब जब अत्याचार करता था पत्नी बहुत कुछ, हाँ ओ वाह ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा, मारो पीटो, सबको पीटो। उसके बाद सारा जनता जब पगलाया तो पूरा राजा को मारने लगा। राजा गया भाग, उसको खोज खाज के लाया, और कितना, 21 जनवरी 1793 को उसको क्या, गिलोटिन मतलब समझते हो, गिलोटिन के द्वारा उसको फांसी दे दिया गया। गिलोटिन जैसे मतलब फांसी ने कह सकते हो तो काट दिया गया। गिलोटिन क्या होता है, तो देखो हम बताते हैं। एगो ऐसे करके रहेगा, कुछ चरखा की तरह इसे, इसमें को गोल रहेगा छेद, जिसमें से मूड़ी को डाला जाता है, और ऊपर से एगो कत्ता को करके गिरा दिया जाता है, जैसे गैयर को नहीं कई बार, मतलब जो गैयर के नहीं काटा जाता, जैसे एगो छेद ऐसे करेगा, एकदम मूड़ी ऐसे घुरा के ऊपर से क्या देता था, अच्छा करके गिरा, गिरा के, मतलब जो सारा पर्जा नीचे था, सारा पर्जा नीचे था, इसको काट के अगर मूड़ी जैसे इसे दिखा दिया, देखो भैया ये हरामी था ना, इसको हम क्या किए, काट दिए। किसको, लुईस सोलामा को। पूछेगा लुईस सोलामा को कब मौत की सजा दी गई थी, तो 21 जनवरी 1793 में। किसके, कौन मृत्यु दिया गया था, तो गिलोटिन मृत्युदंड, गिलोटिन के द्वारा फांसी की सजा। फांसी नहीं बोल सकते उसको, बोल सकते तो काट दिया गया, लेकिन बोल रहा है बुक में फांसी की सजा, तो हम दे देते हैं फांसी की सजा दी गई। तुम सबको नोट्स कैसे बनाना है, आराम से बनाना है, रुको फिर से। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में, जिसमें राजा को खूब पीटा गया, राजा गया भाग, तो वो पकड़ाया कब, 1793 में। तो 1793 में पकड़ाया गया, तो उसके बाद 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन के द्वारा उसको काट दिया गया। क्या किया गया, काट दिया गया, लेकिन काटना को हिस्ट्री में बोला जाता, फांसी दे दिया गया, ठीक है। अब कुछ समय के बाद उसका जो मैडम जो थी, मैरी एंटीनोट बेचारी, इसको भी क्या किया गया, गिलोटिन भी दर के कचकचा के काट दिया गया। दोनों को क्या किया, काट दिया गया। समझ में बातें आई या नहीं। अब थोड़ा सा लुईस लिखो, अब लुईस सोलहवां, लुईस सोलहवां, अब लिखो लुईस सोलहवां। अब यहां से लुईस सोलहवां स्टार से दो, लिखो लुईस सोलहवां। क्या लिखो, लुई सोलहवां लिखो। लुई सोलहवां फ्रांस का सम्राट था। लुई सोलहवां फ्रांस का सम्राट था, जो बुर्बो राजवंश का था, जो बुर्बो राजवंश का था। जो बुर्बो राजवंश का था, और इसकी पत्नी मैरी एंटीनोट या मैरी एंटोनोट, जो बोल सकते हो बोलो, और इसकी पत्नी मैरी एंटोनोट, एंटीनोट या एंटोनोट बोल, लिखो जो लिखना, देखो एंटीनोट थी। क्या लिखा है, लुई सोलहवां फ्रांस का सम्राट था, जो बुर्बो राजवंश का था, और इसकी पत्नी मैरी एंटोनोट थी।
जिसके निरंकुशवादी लो देखा तो कॉपी क्या लिखा हूं, भूल गए थोड़ा सा, यूज कर रहा हूं। जिसके निरंकुशवादी शासन, इसके निरंकुशवादी शासन का, जिसके भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इसके निरंकुशवादी शासन से फ्रांस की जनता, फ्रांस की जनता में फ्रांस की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को एक नई दिशा दी। फ्रांस की जनता में एक नई दिशा दी और सन 1789 में 1789 सन 1789 में राजा के खिलाफ सभी जनता, लुई सोलहवां के खिलाफ सभी जनता भड़क गया और इसे मार पीट कर इसे भगा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद इसे गिलोटीन के द्वारा फांसी की सजा, अब ब्रैकेट में जो लिख लेना फांसी की सजा 21 जनवरी, ब्रैकेट में लिखना 21 जनवरी 1793, फांसी की सजा ब्रैकेट में 21 जनवरी 1793 में दे दी गई। ये था लुईस सोलहवां। मतलब लुईस सोलहवां क्या था, फ्रांस का सम्राट था। देखो यहां से जो लिखा है ना लुईस सोलहवां, देखो तुमको मतलब लिखा है, थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा कि थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ गड़बड़ लिखा दी, तो उतना तुम सबको सोचना, फालतू गिरी मत सोचो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, पूछेगा लुईस सोलहवां क्या था भैया, फ्रांस का क्या था, सम्राट। जहां पूछेगा फ्रांस का सम्राट कौन था, तो लुईस सोलहवां। इसके निरंकुशवादी शासन से क्या हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 1789 में हुई थी। लुईस सोलहवां का मृत्यु कब हुआ था, 21 जनवरी 1793 में। अच्छा, दो गो डेट अभी तक बताए, एगो 1789, एक 1793। क्या तुमको याद है? देखो कहानी कहां से स्टार्ट हुआ, 1789 से, अभी कहां तक पहुंचे, 1793 तक। अब इस राजा को दे दिया गया मृत्यु। क्या दे दिया गया, मृत्यु। और जब राजा का मृत्यु हो गया तो फिर भैया दूसरा तो राजा बनेगा ना। तो तुम सोच रहे लुईस सोलहवां का बेटा बनेगा, तो आंसर है वो सब नहीं बना। बहुत सारे राजा लोग बना, लेकिन फिर भी उसका शासन वही था, फिर से वही निरंकुशवादी वाला शासन। फिर उसको हटाया, फिर दूसरा का आया, फिर उसको हटाया, फिर आया, टोटल को बहुत सारे आया, हटाया गया। लेकिन हमको डायरेक्ट यहां से अब चलना कब, 1804 में। 1804 में कम 1804 में कौन आया था, नेपोलियन बोनापार्ट, NBP, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि NBP। इससे लिखने से पहले हमको लिखना पड़ेगा ये कि अगला हेडिंग जो डालो, फ्रांस की क्रांति के बाद, अगला हेडिंग डालो फ्रांस की क्रांति के बाद, क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में बदलाव, फ्रांस में बदलाव, क्या क्या बदलाव हुआ। अब देखो तुम सब सोच रहे हो सर जी खाली फ्रांस में ऐसा था। देखो फ्रांस के अगल बगल जितना भी राज्य था, फ्रांस देश था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टोटल पर टोटल यही था। ऑस्ट्रेलिया, टोटल पर टोटल सब राजा उसने था, सब हरामी था और सब मिलजुल के अत्याचार करता था। लेकिन सबसे पहले कहां पर शुरुआत हुआ था, तो फ्रांस से। अब जैसी कहानी हुआ कि भैया वहां पर सब राजा को पीटा, मारपीट के भगा दिया, फांसी की सजा देके काट दिया, सब राजा में वो दहशत फैल गया कि भैया हमरो प्रजा ऐसे करेगा। सब में धीरे धीरे भावना उत्पन्न होने लगा, साला हमरा पर राजा अत्याचार करेगा, उसको हम भी मारेंगे, पीटेंगे। सब में धीरे धीरे तेजी से एकदम फैल गया ये चीज। उसके बाद जब फ्रांस की क्रांति हुई, कब, 1700
89 में। तो क्या क्या बदलाव हुआ? तो सबसे पहले भैया लुईस सोलामा का निरंकुशवादी शासन का अंत लिखो। सबसे पहला क्या हुआ? लुईस सोलामा का निरंकुशवादी शासन का अंत लिखा पहले। दूसरा का लिखो सामंत व्यवस्था लुईस सोलामा के निरंकुशवादी शासन का अंत, सामंत व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंत व्यवस्था को समाप्त किया गया, लिख लिया। सामंत व्यवस्था को समाप्त किया गया, लिखा। उसके बाद अगला लिखो नई संविधान लागू की गई जिसमें सभी वर्ग वाले को समान अधिकार दिया गया। नई संविधान लागू की गई जिसमें सभी वर्गों वाले को समान अधिकार दिया गया। मतलब सब है भैया, गरीब है फिर भी उसको उतना ही सजा मिलेगा, अमीर है तो उसका भी इतना ही। क्या लिखा है? नई शासन लागू की गई। नई शासन या संविधान कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नई शासन लागू की जिसमें सभी वर्ग वाले को समान अधिकार दिया गया, मतलब गरीब और अमीर दोनों को सभी वर्ग वाले को समान अधिकार दिया गया। नापतोल की नई पद्धति बनाई गई। नापतोल की नई पद्धति बनाई गई। नापतोल की नई पद्धति अपनाई गई। कर व्यवस्था में सुधार किया गया। तीसरा का अगला लिखो कर व्यवस्था में सुधार किया गया। कर व्यवस्था देखो कौन बुला रहे हैं, जब पूछो तो क्या हुआ, जब बोलो तो जान रे। कर व्यवस्था में सुधार किया गया। क्षेत्रीय भाषा को समाप्त कर राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। क्षेत्रीय भाषा को समाप्त कर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। अगला डालना। क्षेत्रीय भाषा को हटाकर फ्रेंच भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। फ्रेंच भाषा, फ्रेंच ऐसे फ्रेंच लिखा था, फ्रेंच। क्षेत्रीय भाषा को हटाकर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा। देश के लिए मार्शलिए, यहां देखना मार्शलिए कैसे लिखा था, देखो यहां से। अरे यार मार्शलिए, रुको एक मिनट। मार्शलिए, देश के लिए मार्शलिए गान को राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। देश के लिए मार्शलिए गान को राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। रुको एक मिनट, आ रहे हैं थोड़ा सा। देखो मुझे आ गया अर्जेंट काम, समझ में आया कि नहीं? बाकी बात जो तुमको लिखा है फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुआ वो थोड़ा सा कल बढ़िया से हम रिपीटेड करवा देंगे। लेकिन तुम सबको क्या दिक्कत है, देखो जो जो पहले नियम लागू था वो सबको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। वो सब भी लिख सकते हो, बहुत सारा किया गया। लेकिन हमको फालतू चीज नहीं लिखना, 2 4 5 को हमको याद रखना। तुम सबको 6 7 8 को लिखा दिया, उसमें से जो छोटा छोटा रहेगा तुमको वो याद कर लेना, बाकी बात क्या कर देना, खत्म। जैसे सामंत व्यवस्था खत्म किया, लुईस सोलामा का अंत हुआ, लुईस सोलामा के निरंकुशवादी शासन का अंत, सामंत व्यवस्था का समाप्त। दूसरा नापतोल की नई पद्धति अपनाई गई, नया संविधान लागू किया गया जिसमें सभी वर्ग वालों को सभी को समान अधिकार मिला। कर में सुधार किया गया। तो ये 5 बात रखा है, बस खत्म। बाकी बात नीचे कोई दिक्कत करने में। बाकी बात राष्ट्रीय गान क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी हम क्या पढ़ेंगे, कल करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही, क्योंकि मुझे अचानक आ गई ये काम, इसलिए हम अपना काम को थोड़ा सा विराम करवा देते हैं। उसके बाद फिर कल से कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। और शाम के क्लास में पढ़े थे हम प्रकाश के परावर्तन। तुम सब अच्छी तरह से जाकर क्लास कर लेना, समझा? चलिए, मोस्ट पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं।